तो हम लोग यूथ कंपटीशन का जो बुक है ऑब्जेक्टिव, उसमें ट्रांसफार्मर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, स्टेप अप को ऊंचाई और स्टेप डाउन को अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है या परिणामित्र कहा जाता है। तो कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। सबसे पहले देखिए, ट्रांसफार्मर आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को तो बदलता नहीं है, तो आवृत्ति स्थिर रहेगा किसी भी स्थिति में। वोल्टेज को अगर वोल्टेज कम होगा तो धारा बढ़ती है, मगर स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को बढ़ाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि वोल्टता बढ़ती है, ठीक है, धारा कम होती है, ये भी सही है। केवीए स्थिर रहता है, केवीए स्थिर रहता है यानी कि पावर स्थिर रहता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कह रहा है कि धारा कम होती है, केवीए कम होती है, गलत है। केवीए, आवृत्ति, वोल्टता तीनों बढ़ती है, गलत है। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज और करंट को ही, जैसे वोल्टेज अगर बढ़ता है तो करंट कम होता है, अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट का मान बढ़ता है, मगर वह पावर और फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के संदर्भ में क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ेगा और धारा कम होगी, और केवीए यानी कि पावर स्थिर रहता है। ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को बढ़ाता घटाता नहीं है, स्थानांतरण करता है। यानी कि सेकेंड प्राइमरी में अगर 100 केवीए का पावर है तो सेकेंडरी में भी 100 केवीए ही होगा। उसमें आपका वोल्टेज और करंट में परिवर्तन होगा, मगर पावर क्या होगा, समान रहेगा। अगला इसमें आंसर आपका कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में फेरों की संख्या प्राइमरी यानी कि प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है। स्टेप अप होगा तो क्या होगा, प्राइमरी में कम वाइंडिंग टर्न रहेगा और सेकेंडरी में आपका ज़्यादा रहेगा टर्न, तो इधर वोल्टेज कम और इधर वोल्टेज अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है। सबसे पहले ये हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, इसका वीडियो आपको आगे मतलब चैनल में मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। देखिए, टैप चेंजर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो सेकेंडरी का ये वाइंडिंग है, प्राइमरी से तो लोड जोड़ा नहीं जाता है, ये सेकेंडरी का आपका वाइंडिंग हो गया। इसमें क्या होता है कि इसका टैपिंग करके अलग अलग पॉइंट पर ये जोड़ दिया जाता है, अलग अलग पॉइंट पर। फिर इसमें क्या होता है, एक मूवेबल जॉ होता है घुमाने वाला, इसको ये जो है घुमा घुमा के हम यहाँ जो वाइंडिंग की टर्न संख्या है उसको बढ़ाते या घटाते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है कि वोल्टेज का मान हम परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब है टैप चेंजर से वोल्टेज का मान जो है घटाया या बढ़ाया जाता है। तो वही ऑप्शन में कह रहा है कि दक्षता बढ़ता है, तो टैप चेंजर से दक्षता नहीं बढ़ता है। ताम्र हानि को कम करता है, नहीं। क्षरण कम करता है, नहीं। वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना, यही सही है हमारा। कि देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन है, मतलब जो नो लोड और फुल लोड वोल्टेज का जो अनुपात होता है वोल्टेज रेगुलेशन, उसको लोड के अनुसार क्या करता है, एडजस्ट करता है। यानी कि वोल्टेज का मान टैप चेंजर की सहायता से हम क्या करते हैं, घटाते हैं और बढ़ाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। देखिए, आंसर कह रहा है ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना है। यह एक प्रकार का सिलेक्टर स्विच है जो ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता कुंडलन के वर्तनों यानी कि टर्न के साथ जुड़ा रहता है। इसकी सहायता से वर्तनों की संख्या को परिवर्तित करके ट्रांसफार्मर की निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, वोल्टता को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित करने का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं।
इसके निर्गत वोल्टता में लगभग प्लस माइनस 5% परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ट्रांसफार्मर कोर की चैनल के ऊपर क्षैतिज रूप में अथवा ट्रांसफार्मर टैंक की दीवार के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में स्थापित किया जाता है। इसका फिगर भी है, आप ट्रांसफार्मर चैप्टर का वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। और एक बात याद रखिएगा, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, किस पर? सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण, उसको क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण। आंसर इसमें दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है क्योंकि प्रेरकत्व का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है। प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है, डीसी पर नहीं। ये भी याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। तो हम लोग ये जान लिए कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर करता है और ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण उसको बोला जाता है। क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है? केवल एक ही वाइंडिंग रहता है। शुरू में एक क्वेश्चन था, फिगर भी था, उसमें केवल एक वाइंडिंग रहता है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है और वह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वपरिणामित्र यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख प्रयोग क्या है? देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक ही आपका वाइंडिंग रहता है। तो एक ही वाइंडिंग रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो आपको सप्लाई मिलेगा यहाँ पर आउटपुट में, तो ये क्या होता है कि ये मूवेबल रहता है, मतलब यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मतलब ऊपर नीचे, मतलब ये आपका क्या है, आगे पीछे हो सकता है, घूमता है। तो घूमने के कारण क्या होता है कि इससे ऑटो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट वोल्टेज आपका होगा वो आप परिवर्तित मान का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जितना वोल्टेज का जरूरत है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि हमने 250 वोल्ट दे दिया, यहाँ हमको 220 वोल्ट की ज़रूरत है, 110 वोल्ट की ज़रूरत है या 50 वोल्ट की ज़रूरत है। तो आवश्यकता अनुसार हम इससे वोल्टेज का मान क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन दे रहा है पृथककारी ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। गलत है। यंत्र ट्रांसफार्मर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसा कौन काम करता है? सीटी और पीटी को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि इससे करंट और वोल्टेज को मापा जाता है। करंट के सीटी के साथ एम्पियर मीटर जुड़ता है और पीटी के साथ वोल्ट मीटर जुड़ता है। तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो दे रहा है परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, वेरिएबल ट्रांसफार्मर, तो हमारा यही उपयोग होगा, मतलब यही आंसर सही होगा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका प्रयोग वेरिएबल ट्रांसफार्मर यानी कि वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ऑटो ट्रांसफार्मर का। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला ऑप्शन दे रहा है क्या? वितरण ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। देखिए, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसे हम DTR कहते हैं। तो देखिए, DTR जो होता है वो जो आपके गांव में होगा, जो ट्रांसफार्मर 11 kV को 440 वोल्ट में बदलता है, 440 वोल्ट में, वह DTR कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आपका DTR वो होता है जो 11 kV को 440 वोल्ट में बदलता है, उसको DTR कहा जाता है। तो आंसर दे रहा है आपका कि एक स्वपरिणामित्र का प्रमुख प्रयोग परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है, याद रखिएगा, जो कि प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में
अधिक उपयोग होता है जहां रूपांतरण अनुपात कम हो। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों कुंडलन यानी कि वाइंडिंग एक दूसरे से विद्युत रोधित होते हैं। एक दूसरे से विद्युत रोधित मतलब इंसुलेट होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकल फेज यानी कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है। तो देखिए यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा फेरा अनुपात यानी कि टर्न रेशियो। सिंगल फेज या जो भी मतलब ट्रांसफार्मर का जब वाइंडिंग किया जाता है तो जब सेकेंडरी का वाइंडिंग किया जाता है तो उसमें फेरा अनुपात मतलब टर्न रेशियो देखना जरूरी होता है कि हमें इनपुट में कितना वोल्टेज देना है, आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए, और उसके अनुसार फिर हम टर्न रेशियो देखेंगे और उतना टर्न का वाइंडिंग करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दे रहा है निम्न विकल्पों में से कोई नहीं। धारा ट्रांसफार्मर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक लाइन से समानांतर में जोड़ा जाता है, समानांतर में, ये भी गलत है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक भू से जोड़ी, भू मतलब अर्थ से, गलत है। धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली कभी भी खुला या ओपन नहीं होना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी में एक या दो टर्न रहता है या समझिए कि नहीं भी रहता है, और जो सेकेंडरी होता है उसमें अधिक टर्न होता है। इसको हमेशा शॉर्ट करके रखा जाता है या इसमें एम्पियर मीटर लगा के रखा जाता है। इसको ओपन नहीं रखा जाता क्योंकि ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, आपको विद्युत का झटका लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आंसर देख लेते हैं कि एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर के संबंध में धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीय कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। किसका? सीटी का, करंट ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन यानी कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। देखिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बराबर ध्रुवता, सेम पोलैरिटी, यानी कि फेज से और न्यूट्रल से जुड़ा होना चाहिए। तो आपका आंसर दे रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए बराबर ध्रुवता होना आवश्यक है, सेम पोलैरिटी होना आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में श्वसक का मतलब होता है ब्रीदर। ब्रीदर का क्या कार्य है? ब्रीदर क्या करता है कि ट्रांसफार्मर, देखिए ब्रीदर क्या करता है कि जब ट्रांसफार्मर का जो तेल है गर्म होता है तो फैलता है, तो गर्म होके जब जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर जो होता है, ये आपका जो मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है, इसमें तेल मान लीजिए कि ये भरा हुआ है। जब ये तेल गर्म होगा तो ये फैलेगा तो पूरा जगह छेक लेता है, तो उस समय क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर का हवा बाहर निकलेगा, तो ये ब्रीदर के सहायता से ही बाहर निकलता है। ब्रीदर जो होता है यहाँ लगा हुआ रहता है टैंक के ऊपर से, ये हवा बाहर निकल गया। फिर जब आपका ये तेल ठंडा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो जगह ये भर गया था वो खाली होगा, तो उसको फिर भरने के लिए बाहर से हवा जाएगा। तो ये बाहर से जो हवा जाएगा उसको क्या करता है कि ये जो ब्रीदर होता है इसमें सिलिका जेल भरा हुआ रहता है। ब्रीदर में क्या रहता है? सिलिका जेल भरा रहता है, जिसका सामान्य कलर क्या रहता है? ब्लू यानी कि नीला। जब नमी, ये हवा में बाहर से जो हवा जाएगा इसमें नमी रहता है, अगर नमी अंदर चला जाए तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। तो इस नमी को सोखने के लिए, हवा का जो नमी है उसको सोखने के लिए ये ब्रीदर प्रयोग किया जाता है। और ब्रीदर में क्या भरा हुआ रहता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है कि ये हवा का नमी सोख लेता है, जिससे क्या होता है आपका ट्रांसफार्मर में हवा भी चला जाएगा और आपका जो है ये नमी भी अंदर नहीं जा पाएगा। तो समझ गए कि ब्रीदर क्या करता है।
तो ब्रीदर में देखिए ब्रीदर का काम होता है आर्द्रता सोखना, या जो हवा होता है उसको अंदर करना या बाहर करना। तेल जब फैलेगा तो हवा बाहर निकलेगा, तेल जब ठंडा होगा तो हवा अंदर प्रवेश करेगा। फिर उस हवा से जो नमी होगा, आर्द्रता होगा, उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के लिए क्या रहता है, सिलिका जेल भरा हुआ रहता है। सिलिका जेल क्या रहता है, क्रिस्टल के रूप में रहता है। क्रिस्टल का मतलब होता है छोटा छोटा समझिए कि टुकड़ा, गोली जैसा। तो आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर में श्वसक यानी कि ब्रीदर का कार्य आर्द्रता सोखना है। अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं, पैरेलल ऑपरेशन में चलते हैं, तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं। यानी कि दोनों अब भार, जैसे कि मान लीजिए कि 5-5 मेगावाट का दो ट्रांसफार्मर हमने पैरेलल में जोड़ दिया, ये पैरेलल में जोड़ दिया। अब हमारा लोड जो है 8 मेगावाट है, तो दोनों 4-4 मेगावाट लेगा कि कितना लेगा, वो अपना जो भार शेयर करता है वो किस आधार पर करता है। तो इसका आंसर होगा केवीए सम निर्धारण पर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि दोनों ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी कितना कितना है। अब जो ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि दो गो जो पैरेलल में जोड़ा गया, हो सकता है एगो 5 केवीए का होगा, एगो 3 केवीए का होगा। कहने का मतलब है पैरेलल में जोड़ने के लिए केवीए समान होना आवश्यक नहीं होता है। तो जो जितना ज़्यादा पावर का जो होगा वो ज़्यादा लेगा। तो वह उसका आंसर आपका होगा केवीए सम निर्धारण पर क्या होता है कि आपका लोड शेयर होता है। आंसर वही दे रहा है कि दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार केवीए सम निर्धारण पर लेते हैं या शेयर करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देखिए कौन सा कार्य नहीं है पूछा जा रहा है। कूलिंग द प्राइमरी कॉइल सही है, कूलिंग द सेकेंडरी कॉइल सही है, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशन सही है। कि देखिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंड वाइंडिंग को शीतलन देता है, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाता है। जब वाइंडिंग की बात आएगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाता है। प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशन यानी कि अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करता है, सही है। तो गलत हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग, और ये हमारा ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब ये गलत ऑप्शन है और ये सही होगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो ये हमारा कार्य नहीं है ट्रांसफार्मर तेल का। तो आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का शीतलन करना है तथा साथ ही साथ वाइंडिंग को अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना है। ट्रांसफार्मर ऑयल को खनिज तेल या मिनरल ऑयल, इंसुलेटिंग ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल आदि नामों से जाना जाता है। प्रेरक युग्मन के लिए ट्रांसफार्मर में कोर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रेरक युग्मन के लिए ट्रांसफार्मर में कोर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर दे रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का शीतलन करना है तथा साथ ही साथ वाइंडिंग को अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना है। ट्रांसफार्मर ऑयल को खनिज तेल, मिनरल ऑयल या इंसुलेटिंग ऑयल या ट्रांसफार्मर ऑयल आदि नामों से जाना जाता है। अब देखिए जो ऑप्शन हमारा था कि प्रेरक युग्मन के लिए, तो प्रेरक युग्मन के लिए ट्रांसफार्मर में हम कोर का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रेरक युग्मन का मतलब हो गया कि जो चुंबकीय फ्लक्स जो चलता है उसको रास्ता प्रदान करने के लिए, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोर का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर ऑक्योर्स इन, कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है। तो देखिए किसी भी मशीन में अगर आपसे कॉपर लॉस पूछा जाए कहाँ होता है, तो हमेशा वाइंडिंग में होगा। किस में होगा, वाइंडिंग में होगा। वो प्राइमरी सेकेंडरी जितना वाइंडिंग होगा सभी वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है। और आयरन लॉस हमेशा किस में होता है, कोर में होता है। तो ऑप्शन दे रहा है कोर में आयरन लॉस होता है। वाइंडिंग में हमारा क्या होता है,
ये कॉपर लॉस होता है वाइंडिंग में। कह रहा है आंसर कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ वाइंडिंग में होती है तथा ट्रांसफार्मर में लौ हानियाँ कोर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि इन ए ट्रांसफार्मर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी, यानी कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। कहने का मतलब है कि जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों के मध्य कितना इंसुलेशन होता है। देखिए ऐसे तो अनंत होना चाहिए मगर कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए, कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। और ऐसे अनंत रहता है, अनंत रहता है मतलब कितना भी हो सकता है, तो वो सही है। और कम से कम पूछा जाए तो 1 मेगा ओम होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 to 3 फेज यानी कि 3 से 3 ट्रांसफार्मर कनेक्शन पॉसिबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन इज, कि समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन है। देखिए जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का कनेक्शन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक ये डेल्टा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं डेल्टा, और एक हो जाता है ये स्टार। स्टार और डेल्टा 2 प्रकार का कनेक्शन होता है। तो जब पैरेलल में कनेक्शन करना होता है तो उसके लिए पॉसिबल होता है आपका डेल्टा टू स्टार और डेल्टा टू स्टार, ये कनेक्शन मतलब पॉसिबल होता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, कि ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देने वाला भाग। तो देखिए कोर आपका बाहर से दिखाई नहीं देता है, ना ही वाइंडिंग आपका बाहर से दिखाई देता है, आपका बुशिंग दिखाई देगा, और ना ही ये प्राइमरी वाइंडिंग मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और कोर ये तीनों आपका बाहर से दिखाई नहीं देता है। कौन सा दिखाई देता है, तो बुशिंग दिखाई देता है। तो देखिए बुशिंग का मतलब होता है जो हम वायर जोड़ने के लिए जो प्रयोग करते हैं, जहाँ पर एचटी और मतलब कहने का मतलब है जहाँ से हम इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर में और आउटपुट जो लेते हैं, जो टर्मिनल होता है उसको बुशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुशिंग कहा जाता है। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है लो वोल्टेज बुशिंग, ये लो वोल्टेज बुशिंग है, और इधर हाई वोल्टेज बुशिंग है। ये आपका क्या रहता है, टर्मिनल रहता है, उसी को बुशिंग कहा जाता है। तो ये हमारा बाहर से दिखाई देता है। तो समझ गए कि आपका ट्रांसफार्मर का बाहर से केवल क्या दिखाई देता है, बुशिंग इसमें से दिखाई देता है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर दिखाई नहीं देता है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में बुशिंग बाहर से दिखाई देती है तथा कोर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, कि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन दे रहा है एसी सप्लाई ओनली, एसी एंड डीसी सप्लाई, डीसी ओनली और नॉन ऑफ दीज। तो देखिए ट्रांसफार्मर हमेशा केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है, केवल एसी पर कार्य करता है। ऑप्शन आंसर दे रहा है ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई पर कार्य करता है। समझ गए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपका अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। थैंक यू।